मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं गुप्ता एज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो गुप्ता एज है ये 3rd सेंचुरी की बात है, ठीक है। ये गुप्ता एज कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 3rd सेंचुरी में हुआ था और ये कुशानास के बाद ही स्टैब्लिश हुआ था। जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको कुशानास के बारे में बताया है, तो वो जैसे कुशाना डायनेस्टी ख़त्म होता है उसके बाद ये गुप्ता पीरियड शुरू होता है। अब गुप्ता एज के फाउंडर थे श्री गुप्ता। वैसे तो श्री गुप्ता एक वैश्य थे, काफ़ी ज़्यादा इसने मेहनत की, गुप्ता एज को बढ़ावा दिया, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। दोस्तों उस समय वैसे तो ये बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था, गुप्ता एज बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था उस वक्त, तो ये शुरू ही हुआ था, शुरुआती तौर पे ज़्यादा इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। तो ये काफ़ी जी जान लगा कर गुप्ता एज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या होता है ना, धीरे धीरे हर चीज़ इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका बेटा घटोत्कच इनकी कुर्सी पे बैठ जाता है। घटोत्कच जो था वो भी अपने पिता के ही तरह था, जो ठान लेता था सो ठान लेता था, और ये भी गुप्ता एम्पायर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों श्री गुप्ता और घटोत्कच अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं किया था इन्होंने, लेकिन घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त वन वो शुरू करता है। अगर देखा जाए तो असली गुप्ता पीरियड की शुरुआत चंद्रगुप्त वन से होती है। चंद्रगुप्त वन अपने पिता घटोत्कच का शासन और बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने दादा श्री गुप्ता का भी सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। तो चंद्रगुप्त वन रूल करता था साकेत और प्रयाग में। उसके बाद ही गुप्ता एज की असली शुरुआत होती है, क्योंकि उस वक्त उसका एम्पायर बढ़ने लगता है, क्योंकि चंद्रगुप्त वन ने ही मैट्रिमोनियल अलायंस की शुरुआत की। शादियां करता था ये दूसरी जगह पे, ताकि उस जगह पे भी अपना राज्य शुरू कर सके और अपना एम्पायर बड़ा कर सके, जिसकी वजह से इसने शादी की कुमारा देवी से, जो कि इलिच्छावी की एक बहुत बड़ी प्रिंसेस थी। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्ता की बारी आती है। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन के बेटे हैं। चंद्रगुप्त वन की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्ता ही उनका गद्दी संभालते हैं, और समुद्रगुप्ता काफ़ी ज़्यादा चूज़ी टाइप का इंसान था। उसको बहुत शौक़ था वीणा बजाने में, और उसके समय में एक कॉइन आई थी, गोल्ड की कॉइन। उस कॉइन में उसने अपनी पिक्चर वीणा बजाते हुए इनग्रेव करवाई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता के बारे में हर चीज़ लिखा हुआ है, इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। और समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और उनकी बहुत ही ताकतवर नेवी थी, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काम बहुत आसानी से करते थे। और इन्हें उस वक्त धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता था। लेकिन समुद्रगुप्ता की मृत्यु हो जाती है शासन बड़ा करने के बाद। इनके बेटे चंद्रगुप्त टू अब आते हैं इनकी गद्दी पे, और चंद्रगुप्त टू जो थे वो अभी तक के बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे, इसीलिए लोगों ने इनका नाम विक्रमादित्य भी रख दिया। अब चंद्रगुप्त टू के समय में ही सिल्वर कॉइन्स इशू हुई थी, और चंद्रगुप्त टू के ही समय में बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स शुरू हुए थे, आर्ट्स शुरू हुए थे, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद था। तो इनके कोर्ट उज्जैन में 9 जेम्स थे, मतलब 9 नवरत्न, समझ रहे हैं, जो कि हर 9 लोग जो थे वो अपने अपने चीज़ों में बड़े कलाबाज थे, बड़े नॉलेजेबल थे। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 2 बड़े बड़े हस्ती थे इनकी कोर्ट में लिटरेरी वर्क से जुड़े हुए, एक कालिदास और दूसरा हरिसेना।
चाइनीज़ पिलग्रिम हुआंग सांग भी इन्हीं के समय में आए थे और चंद्रगुप्त टू ने अपना कैपिटल उज्जैन बना लिया था। हम सबको पता है कि पहला कैपिटल पाटलिपुत्र था, लेकिन चंद्रगुप्त टू ने उसका दूसरा कैपिटल उज्जैन कर लिया। अब उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा कुमार गुप्ता उनकी गद्दी पे बैठता है, जिसने फाउंड किया नालंदा यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी फेमस है, बिहार में सिचुएटेड है। और कुमार गुप्ता वर्शिप करते थे लॉर्ड कार्तिक को। उनकी लड़ाई हो जाती है मंगोल ट्राइब से और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त आता है उनकी गद्दी पे और मंगोल फिर से अटैक करते हैं, तो वो 2 बार बाजी जीत जाता है, मंगोल्स को 2 बार हरा देता है और इसे विक्रमादित्य का टैग दे दिया जाता है। इसने बहुत सारी चीज़ें सुधार में लाई, टेम्पल्स बनवाए। इसने भी बहुत मेहनत किया अपना शासन बढ़ाने में, लेकिन धीरे धीरे गुप्ता एज ख़त्म होते जा रही थी, उसकी एम्पायर छोटी होती जा रही थी। उसके बाद पुरुष गुप्ता आते हैं। अब पुरुष गुप्ता उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और उनको लड़ने की एबिलिटी भी नहीं होती है और उनका कोई रुचि रुझान नहीं रहता है इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से गुप्ता एज धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद कुमारगुप्ता टू, जो कि पुरुष गुप्ता के बेटे होते हैं, कुमारगुप्ता, वो उनकी गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन उसके बाद ही गुप्ता एज समाप्त हो जाता है और गुप्ता एज का नामो निशान नहीं रहता। उनकी कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, आइए देखते हैं गुप्ता पीरियड के। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी गुप्ता एज में काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्यभट्टा ने डेसिमल नंबर 0 को ईजाद किया था। शुरुआत हुई थी आर्यभट्टा के समय से। ब्रह्मगुप्ता जो हैं उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शुरुआत की थी, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म सिद्धांत। उसके बाद आता है भास्करा, जिसने बुक लिखा था महाभास्करा और लघु भास्करा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कालिदास जो थे वो गुप्ता पीरियड के ही थे, उन्होंने लिखा था प्ले, दैट इज़ मालविका अग्निमित्रा। अभिज्ञा शकुंतला और पोयम उन्होंने लिखा था मेघदूत। विष्णु शर्मा जो थे उन्होंने लिखा था पंचतंत्र। वत्सन जिन्होंने लिखा था इम्पॉर्टेंट प्ले कामसूत्र। विशाखा दत्ता जिन्होंने लिखा था मुद्र रक्षण। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। कुछ टेम्पल्स भी इन्होंने यहाँ पे गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स भी काफ़ी रिनोवेट हुए थे, जब बने थे नए टेम्पल्स। मतलब कि अभी तक जो गुप्ता एज जो है अभी तक वो इतनी सारी टेम्पल्स बनवाया है कि अभी तक उसका कंपैरिजन किसी ने नहीं किया है। मतलब सबसे अधिक टेम्पल बने थे गुप्ता पीरियड में। तो दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के नाम मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और याद रखना बहुत ज़रूरी है। विष्णु टेम्पल जो देवगढ़ में है, देवगढ़। ब्रिक टेम्पल जो भित्री गांव में है सिचुएटेड। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है गुप्ता एज के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों गुप्ता एज को गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी एज में लिटरेरी राइटर कालिदास और हरिसेना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्होंने प्ले लिखा। कालिदास ने प्ले लिखा, मालविका अग्निमित्र, बीजना शकुंतलम, ये सारी चीज़ें इन्होंने ईजाद किया। आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, भास्करा। मतलब अगर देखा जाए दोस्तों तो साइंस जो तरक्की होना शुरू हुआ, जो साइंस की जो शुरुआत थी वो गुप्ता पीरियड से शुरू हुई। टेक्नोलॉजी बढ़ी, मैथ्स में लोगों को ज्ञान हुआ कि कैसे क्या करते हैं। डेसिमल नंबर ईजाद किया आर्यभट्टा ने, एस्ट्रोनॉमी इंक्रीज़ हो गई। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो गुप्ता एज में शुरू हुई और यहीं से उसकी शुरुआत हुई। तो जिसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट एज है, गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटी मोटी टॉपिक हो, बड़ी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो दोस्तों
Thank you so much. Keep on watching my channel, my videos, and thanks a lot for supporting me.